ఈరోజు ఒకసారి మనం వ్యాకరణం అంతర్గతంగా కాల్ సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని చర్చించుకుందాం. కాల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వ్యాకరణంలో. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఓన్ సెంటెన్స్ ఏదైనా రాయాలన్నా, ఓన్గా ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయగలిగిన సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం క్రియేట్ చేయాలన్నా కాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈరోజు కాల్ గురించినటువంటి కొన్ని విషయాల్ని మనం తెలుసుకుందాం. కాల్ మనకి అందరికీ సాధారణంగా తెలిసిన విషయమే. కాల్ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. ఏమిటంటే वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ కాల్ సంబంధించినటువంటి విషయాలకు తెలుసుకుందాం. వర్తమాన్ కాల్, భూత్ కాల్, భవిష్యత్ కాల్, వీటి గురించినటువంటి సమాచారం మనం ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాం? ఒక సెంటెన్స్ భూత్కాల్లో ఉందా, వర్తమాన కాలంలో ఉందా, భవిష్యత్ కాలంలో ఉందా, అది ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ మూడు కాలాల గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ అసలు కాల్ అనేది ఒక వాక్యంలో కాల్ని ఎలా మనం గుర్తించాలి? हमें काल पहचानने के लिए कौन सी तरीका है, उसके बारे में भी एक बार सोचना चाहिए. राम आम खाता है. राम आम खाता है. इस वाक्य में राम करता है, आम कर्मा और खाता क्रिया. काल पहचानने के लिए हमें क्रिया को देखना चाहिए. क्रिया के अनुसार ही हम काल पहचान सकते हैं. इसमें खाता क्रिया है जो कर्ता के द्वारा हो रहा है, इसलिए खाता जो क्रिया है यह वर्तमान काल का क्रिया है. इसको पहचानने के लिए एक तरीका है छोटा सा. वो क्या है कि खा से जो ता लगा हुआ है इसको निकालने से जो खा, ये तो मूल क्रिया कहते इसको धातु भी कहते हैं. मूल क्रिया को धातु भी कहते हैं. इसलिए इस खा के साथ ता या रहा जैसे शब्दों को जोड़ने से वह वर्तमान काल का सूचक बन जाते हैं. इसलिए हम आसान से समझ सकते हैं कि काल वर्तमान काल में है. और इस प्रकार हम जान सकते हैं कि काल किस काल, वाक्य किस काल में है, इसको जानने के लिए तो हमें क्रिया को देखना चाहिए. यदि क्रिया के रूप के अनुसार हम काल को पहचान सकते हैं. इसलिए हमको क्या चाहिए कि पहले किसी भी वाक्य को समझने के पहले हमें क्रिया को देखना चाहिए. क्रिया के अनुसार काल को पहचान सकते हैं. तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इनमें से हम पहले भूतकाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भूतकाल तो सबसे मुश्किल सा दिखता है, लेकिन यदि हम समझ सकेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा. इसलिए हम भूतकाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे. इससे हमें कुछ अधिक ज्ञान बटोरने का अवसर मिलेगा. इसके लिए मैं भूतकाल के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे. पहले मुख्यतः भूतकाल में 6 रूप हैं, 6 प्रकार के भूतकाल हैं. पहला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल. ये 6 भूतकाल के अंतर्गत आ जाते हैं. इनको समझने की कोशिश करेंगे.
मैंने पहले कह चुका कि जो भी वाक्य हमें दिखता है, हम बोलते हैं, उसमें क्रिया से ही हमें पता चलता है कि वह वाक्य किस काल में है। इसलिए भूतकाल में जो भी वाक्य लिखते समय हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि क्रिया किस काल में है, किस रूप में है। तो पहले इसी क्रिया को लेंगे खाता। खाता से एक ता को निकालने से क्या हो सकता है कि खा जो है मूल क्रिया है, धातु है, इनको कुछ यदि कोई प्रत्यय जोड़ने से वह कोई काल का रूप दिखा सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि खा के साथ या लगाएं तो खाया भूतकाल का शब्द बन जाएगा। इसलिए खा का जो भूतकालिक रूप है खाया, इससे हमें पता चलता है कि वाक्य भूतकाल में है। तो मैंने कह चुका था ना, जो भूतकाल के रूप हैं 6 प्रकार के हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले इससे पहले मैं एक बहुत आवश्यक चीज के बारे में बताना चाहता हूं, वो ने प्रत्यय। ने के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ने जो शब्द है, इसका प्रयोग हम केवल भूतकाल में ही करते हैं। जो भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, जब जब उसका प्रयोग होना है, इसके भी कुछ नियम भी हमको दिखते हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर तो पहले ने प्रत्यय कब आता है सेंटेंस में, वाक्य में कब आता है, इसके बारे में सोचेंगे। ने आने के लिए तो वाक्य भूतकाल में रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण भी दिया था पहले, राम ने आम खाया। इसमें जो ने प्रत्यय जो है, इससे हमें पता चलता है कि वाक्य भूतकाल में है। तो ने कब आता है, पहला रूल ये बन जाता है कि वाक्य भूतकाल में रहना है, और दूसरा ये होता है कि क्रिया सकर्मक होना चाहिए। तो क्रिया सकर्मक होना क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे पहले। तो क्रिया के दो रूप हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया के रूप है, जो क्रिया के प्रकार हैं, इसको समझने से हमें पता चलता है कि ने कहाँ किस वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, किस वाक्य में नहीं प्रयोग करना चाहिए, हमें पता चलता है। तो पहले सकर्मक क्रिया के बारे में सोचेंगे। तो कर्मा का, कर्ता का जो भी कार्य का प्रभाव कर्मा पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया बन कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही किया था ना, राम ने आम खाया। खाया जो क्रिया है, ये कर्ता के साथ हो रहा है, राम ने कुछ काम कर रहा है। राम के काम से प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। आम यहां कर्म है, जो कर्ता का व्यापार का फल कर्मा पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, राम मंदिर जाता है। राम मंदिर जाता है, इसमें राम तो काम कर रहा है, करता है, क्योंकि राम जाता, जाने की जो क्रिया है होती रहती है राम से। लेकिन एक काम करने में मंदिर का जो कोई काम नहीं है, वहां उसका जो भी काम होना चाहिए
जो ये कोई प्रभाव जो है इस पर पड़ना है, नहीं पड़ रहा है। राम का जो काम है जाता है, जाने की जो क्रिया है उसका असर मंदिर पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह जाता अकर्मक क्रिया बन जाता है। इसके लिए तो और एक उदाहरण भी देते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। तो फिर वो क्या है कि खाया जो है, इसको हम एक प्रश्न पूछना चाहिए। खाया, क्या खाया? आम खाया। उत्तर निकला है, यदि उत्तर निकला तो सकर्मक क्रिया है, नहीं निकला तो अकर्मक क्रिया बन जाता है। देखिए इसमें भी देखिए, राम मंदिर जाता है, क्या जाता है? क्या जाता है? इसमें तो फिर कोई अर्थ नहीं है, इसका उत्तर भी नहीं निकलने वाला है, इसलिए तो हम कह सकते हैं जाता अकर्मक क्रिया है। तो यही है अंतर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। व्यापक रूप में हम इसको समझाते हुए आपको समझाने की थोड़ा सा और एक उदाहरण लेने की कोशिश करूंगा मैं। वो क्या है कि सीता ने मिठाई खाई, जो खाने की जो प्रक्रिया है इसका असर मिठाई पर पड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन जब ने का प्रत्यय होता है, और एक नियम के बारे में बता रहा हूं, जब ने का प्रत्यय होता है तब क्या हो सकता है कि क्रिया का वचन लिंग कर्ता के अनुसार ना हो करके कर्मा के अनुसार होता है। जैसे कि यहां पे मैं राम लिखूंगा तो समझ में आएगा आपको। राम, राम पुल्लिंग शब्द है तो यहां खाया आना चाहिए था, लेकिन जब राम के साथ ने का प्रयोग हुआ है तब क्रिया कर्ता जो राम है इसके अनुसार ना हो करके कर्म मिठाई है इसके अनुसार वह बदलती है। मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए खाई बन गई है। ये तो एक वचन है, इसलिए हमें कोई अनुस्वार नहीं दिख रहा है इस पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी ने प्रयोग होता है तब कर्मा के अनुसार ना होकर के कर्ता के साथ ना होकर के कर्मा के अनुसार क्रिया बदलती है। समझ में आया ना सर? तो ने का प्रयोग कब होता है? पहला नियम है भूतकाल में वाक्य होना चाहिए। दूसरा नियम है क्रिया सकर्मक होना चाहिए। और तीसरा नियम ही ये बन जाता है कि ने प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्मा के अनुसार बदलती है। इन चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो 6 प्रकार के जो भूतकाल प्रकार हैं, उनमें ने का प्रत्यय किन प्रकारों में हो जाता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। भूतकाल के प्रकार, पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल तो पहले ने प्रत्यय जो है उसका प्रयोग किन कालों में, किन भूतकाल में प्रयोग होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में नहीं हो सकता है, संदिग्ध भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में ने का प्रत्यय होता है। और अपूर्ण भूतकाल, हेत मत भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता है। ये नियम है। इसके पहले
सामान्य भूतकाल के बारे में थोड़ा जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। सामान्य भूतकाल का अर्थ ये होता है कि क्रिया तो समाप्त हुआ है, काम तो समाप्त हुआ है, क्रिया का होने का जो समय है हमको पता नहीं चलता, ये हो करके बहुत समय हो गया है या अभी हो गया है, इसका जानकारी हमारे पास नहीं होती है। बस हम कह सकते हैं कि वाक्य तो पूरा हो गया है, अब काम तो पूरा हो गया है, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि गोपाल ने पाठ पढ़ा। भूतकालिक क्रिया है, यहां पे पढ़ा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य भूतकाल में ने का परिचय भी होता है और पढ़ा होता है। पढ़ा के इसका अर्थ ये हो सकता है कि गोपाल ने पाठ तो पढ़ा है, लेकिन कब पढ़ा है किसका, इसका जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उसका बिल्कुल समय जो है उसका जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसी समय में हम सामान्य भूतकाल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है आसन्न भूतकाल। इसके बारे में तो अंग्रेजी में जो भी होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग होता है अंग्रेजी में, लेकिन हमारी हिंदी में तो इसको भूतकाल के रूप में ही देखते हैं। तो आसन्न भूतकाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आसन्न भूतकाल का अर्थ ही होता है कि काम तो हो गया, अभी हो गया है, होकर के बहुत कुछ समय हो गया, बस हमारे आंखों के सामने हो गया है, अभी देखते देखते वो काम पूरा हो गया है। ऐसी हालत में हम आसन्न भूतकाल का प्रयोग करते हैं। गोपाल ने पाठ पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि पाठ अभी पढ़ा है, वो पाठ पढ़ने की जो क्रिया है अभी समाप्त हुआ है, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि वाक्य तो भूतकाल में है, वो भी अभी खत्म होगा, अभी समाप्त हुआ है। सो आसान भूतकाल में जो भी वाक्य होता है हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें है भी आ जाता है। कुछ लोगों का मान्यता यह है कि है जब प्रयोग होता है वो वर्तमान काल में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो भी कार्य जो है वो तो समाप्त हो गया है, इसलिए भूतकाल में इसका प्रयोग होना ठीक समझता हूं। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल ऐसा काल का सूचक है, काम होकर के बहुत समय हो गया है, इसके लिए इसको जानने के लिए हम अंत में वाक्य के अंत में था का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य काम पूरा होके बहुत समय हो गया है। जैसे कि गोपाल ने पाठ पढ़ा था। गोपाल ने पाठ पढ़ा था। और इसके साथ और एक भूतकाल रूप है जिसमें ने का प्रयोग भी होता है, वो संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संदिग्ध भूतकाल का अर्थ हो सकता है कि काम पूरा हो सकता है, पूरा होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं कि वो पूरा हो गया है। जैसे कि मेरा भाई अब राजमंड्री पहुंच गया होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें पता नहीं है काम पूरा हुआ कि नहीं, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं कि काम तो पूरा हो गया है। ऐसी हालत में हम संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग करते हैं, इसमें भी ने का प्रयोग होता है। जैसे कि
गोपाल ने पाठ पढ़ा होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि पाठ तो पढ़ा होगा, इसका मतलब है हम अंदाज कर सकते हैं वो पाठ पढ़ागा, लेकिन हम यकीन के रूप में, अविश्वास के रूप में नहीं कर सकते हैं कि पाठ पढ़ा है, कंप्लीट किया है। किसी का कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, फिर भी हम कुछ अंदाज के साथ ये शब्द ये वाक्य कर सकते हैं, तब इसका प्रयोग होता है। तो ऐसी हालत में ने का भी प्रयोग होता है। जब ने का प्रयोग होता है, हम पहले ही पता चुका, ने का प्रयोग जब होता है कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्मा के अनुसार क्रिया बदलती है, इसलिए वह पाठ पढ़ा होगा। यदि मैंने किताब लिखा हो तो क्या होता है कि गोपाल ने किताब पढ़ी होगी बन जाती है। इसका मतलब यह होता है कि कर्मा के अनुसार ही वचन लिंग में बदलाव आ जाती है क्रिया की। 14 जो काल है संदिग्ध भूतकाल, इसका भी पूरी जानकारी आपको मिला है। और 5वां जो है ने का प्रत्यय इसमें नहीं होता है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल ऐसा काल है, इसकी जानकारी लेने से हमें बहुत कई विषयों का प्रयोग हिंदी में कर सकते हैं। जैसे कि 5वां जो है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल ये होता है कि एक उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गोपाल पाठ पढ़ता था। गोपाल पाठ पढ़ता था, इसका मतलब ये होता है कि जब वो पाठ पढ़ रहा है उस समय के बारे में बताते हुए कहते हैं, लेकिन अब वो नहीं पढ़ रहा है। जब कभी वो क्रिया कर रहा है उसी समय का सूचक देते हुए, सूचना देते हुए हम कहते हैं। जैसे कि गोपाल पाठ पढ़ता था, जब एक उदाहरण के साथ हम कह सकते हैं कि गोपाल कल पाठ पढ़ता था। इससे थोड़ा अच्छी जानकारी हमें मिलेगी। देखिए, गोपाल कल पाठ पढ़ता था, इसका मतलब यह होता है कि कल का मतलब यह होता है कि कल का मतलब है आज नहीं है, तो समय तो पूरा हो गया है, लेकिन कल जो काम हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी देना। जब मैं कल उनके घर गया था उस समय वह पाठ पढ़ता था। आज नहीं कर रहा वो काम, कल ही करता था। उस समय के बारे में कहने की कोशिश आज कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि गोपाल पाठ पढ़ता था, इसका मतलब है अब नहीं कर रहा है काम, लेकिन जब उस समय के बारे में हम कहते हैं उसी समय में वो काम करता था। उस समय तो काम नहीं पूरा हुआ है, आज तो पूरा हुआ है, लेकिन कल जब कुछ समय के बारे में मैं कह रहा हूं तब वो खत्म नहीं हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी हालत में हम अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं। और 6वां जो भूतकालिक रूप है हेतु मद्भूतकाल। हेतु मद्भूतकाल, इसको समझने में कुछ तकलीफ होती है, लेकिन जब हम उस पर श्रद्धा दिखाते हैं तब बहुत आसान हो जाता है। इसमें ऐसे शब्दों के प्रयोग करते समय पहले हम यदि या अगर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है हेतु मद्भूत काल में ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यदि अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है सेंटेंस वाक्य के पहले। इसका मतलब यह होता है कि
यदि तुम मेरे घर आता तो हम दोनों कल सिनेमा देखते। यदि तुम अच्छी तरह पढ़ता तो परीक्षा में अच्छे अंक मिलते। जैसे मैं लिखूंगा, यदि तुम परीक्षा ठीक से लिखता तो अच्छे अंक पाता। यदि तुम परीक्षा ठीक से लिखते तो अच्छे अंक पाते। इसका मतलब यह है कि परीक्षा जो काम है इसमें अच्छी तरह आप परीक्षा लिखिए तो परीक्षा किए तो क्या होता है, अच्छे अंक पाते हैं। अच्छे अंक पाते। दोनों क्रिया वर्तमान काल में ही होते हैं, इसको देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते पाते, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि तुम परीक्षा ठीक से लिखते तो अच्छे अंक पाते। इसका मतलब है वो परीक्षा ठीक से नहीं लिखा है, इसलिए उसको अच्छा अंक नहीं मिला है। इसका मतलब है कि जो भी काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। ऐसी हालत में हम हेतु मजबूत काल का प्रयोग करते हैं। इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। यदि अगर इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करते हैं और ठीक से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि तुम परीक्षा ठीक से लिखते तो अच्छे अंक पाते। इसका मतलब दोनों वर्तमान काल के क्रिया है, हमको दिखते हैं, लेकिन काम तो पूरा नहीं हुआ है। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाए। ऐसी हालत में हेतु मजबूत काल का प्रयोग करते हैं। तो और एक विषय में आपको अच्छी तरह से अब तक जो कुछ हुआ है इसका संक्षिप्त में परिचय देने का कोशिश करूंगा। वो क्या है कि पहले काल 3 प्रकार के हैं। भूतकाल जो है इसके 6 प्रकार हमने देखा है अभी तक। इसका मुख्य रूप है ने का प्रयोग करना बहुत महत्व है। 6 कालों में 4 प्रकार के जो भूतकाल हैं उनमें ने का प्रयोग होता है और सकर्मक क्रिया के साथ ही ने का प्रयोग होता है। और जब ने का प्रयोग होता है तब क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार बदलती है वचन लिंग में। और इसके साथ भूतकाल में जो भी 6 क्रिया हैं, जो भूतकाल में जो भी 6 काल हैं, इनके सहारे से हम कह सकते हैं कि इन 6 कालों में से 2 कालों में ने का प्रयोग नहीं होता है और बाकी जो 4 काल हैं उनमें ने का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम जब भी वाक्य लिखते समय इन नियमों को दृष्टि में रखकर आगे चलने से हम बिना गलती के सब कुछ लिखने की ताकत रख सकते हैं।